चलिए, गुड इवनिंग ऑल। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको मालूम है कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं ये चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, जिसमें दो एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी में 1.1 और 1.2 वो हम लोग पढ़ चुके हैं। बच्चों, आपको वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा दिए हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, बल्कि मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स हमें छोड़ना नहीं है। आपको भी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम्पल लगे होते हैं तो उनको छोड़ देते हैं कि ये तो लगा हुआ है, हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। दोनों आप एक्सरसाइज भी आपकी प्रैक्टिस, जितना अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी मैथ्स में, उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो आइए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी उदाहरण हैं सारे उदाहरण को हम एक के बाद एक सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है और इनफाइनाइट तक। बच्चों, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या का मतलब ये है, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इनको, नेचुरल नंबर्स। इनकी स्टार्टिंग बच्चों कहाँ से होती है? 1 2 3 4 और कहाँ तक ये नंबर्स जाते हैं? तो इनफाइनाइट। बच्चों, आगे क्या कह रहा है? संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए तथा उत्तर की पुष्टि भी कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो 4 की पावर n इट मीन्स ये है बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है, क्या कोई ऐसी संख्या है, अगर n की जगह कोई ऐसी संख्या रखें और जो संख्या प्राप्त हो वो 0 पर समाप्त हो, मतलब उसके लास्ट में एंड में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो एंड में 0 आने का तात्पर्य ये है कि जो यूनिट्स डिजिट है, इकाई का अंक, वो क्या आना चाहिए? 0 आना। तो चलिए बच्चों, आपको हम समझाते हैं और चेक भी करते हैं आपके सामने कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें तो 4 की पावर अगर 1 रख दे, पहला नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 रखते हैं तो क्या आता है? 4। बच्चों, 4 की पावर अगर 2 रखें तो क्या आता है? 16। 4 into 4 क्या आएगा? 16। अगर 4 की पावर 3 रखेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 into 4 into 4 64 आएगा। इसी क्रम में 4 की पावर अगर 4 रखें, इट मीन्स 4 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? 4 टाइम्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 256। अगर 4 की पावर 5, इट मीन्स 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें 4 को तो क्या आएगा बच्चों? 1020। इस तरह से हम बच्चों यहाँ पर देख, अगर हम संख्या रखते जा रहे हैं 1 2 3 4 5, आप देखिए हर बार क्या हो रहा है। यहाँ लास्ट में क्या है? 4 था, यहाँ लास्ट में क्या है? 6 है, यहाँ क्या है? 4 है, यहाँ क्या है? 6 है, यहाँ क्या है? 4 है। बच्चों, यहाँ से तो नहीं समझ में आ रहा है कि कभी भी 4 की पावर कोई संख्या रखी जाए, यानी कोई प्राकृतिक संख्या, और वो 0 पर समाप्त हो जाए, बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लग रहा। अब आपको एक दूसरी चीज समझाते हैं। बच्चों, अगर हम 10 का गुणनखंड करें तो क्या आता है? 2 गुणे 5। 20 का गुणनखंड करें तो क्या आता है? 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। 30 का अगर गुणनखंड करें तो क्या आता है? 2 गुणे 3 गुणे 5,
ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अगर हम लोग 50 का करें, 50 का, तो क्या आता है 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। इन चारों नंबर्स को चेक करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर 100 भी आए तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इन पांचों नंबर्स को आप देखिए बच्चों, और यहाँ पर एक आप समझने का प्रयास करिए कि किसी संख्या के अगर एंड में 0 है, जैसे यहाँ पे 10 में 0, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 100, तो उनमें 2 नंबर्स बहुत कॉमन है, एक 2 और एक 5। आप देखिए 2 और 5, अब यहाँ 3 भी आया है लेकिन 2 और 5 जरूर आया है। तो कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 अगर आ रहा है किसी संख्या में, या किसी संख्या का गुणनखंड एक बार 2 और एक बार 5 आ रहा है, तो वो संख्या कभी ना कभी 0 पर जरूर समाप्त होगी। यहां से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 दिया है, अगर 4 का हम 4 की पावर n कह रहा है ना बच्चों, इसी तरह एक्सरसाइज में क्वेश्चन था 6 की पावर n, हमने वहां पर भी सॉल्व कराया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो 4 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा 4 2 इंटू 2। बच्चों यहाँ पर 4 का जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो वहां पर क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 आ रहा है। तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। आपको क्या पता है, यहां से भी क्लियर हो गया है। और ये नियम है कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी जब 2 और 5 कम से कम एक बार उस संख्या का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट मीन्स कि अगर 4 की पावर n करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर n, ठीक है, n हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि 2 की पावर n 2 की पावर n, इस टाइप से, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, अर्थात 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अर्थात ये रूप का नहीं है, अतः कभी भी, 4 की पावर n संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं, क्योंकि कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 उस संख्या का गुणनखंड यदि होगा तभी वह संख्या 0 पर समाप्त। बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें हमने की, ठीक है बच्चों। अब बस आपको कितना, ये बस यहाँ पर आपको इतनी ही केवल बातें आपको समझ लेनी है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी, उसका यूनिट्स डिजिट 0 या 0 तभी आएगा
जब बच्चों उसमें कम से कम एक बार, वैसे तो बहुत संख्याएं ऐसी हैं जिसमें दो दो बार, दो यहाँ 2 बार आया है, 5 यहाँ 2 बार आया है, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार आवश्यक नहीं। कम से कम अगर 2 एक बार और 5 एक बार भी आया है तो कभी ना कभी वो संख्या 0 पर जरूर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ जब हमने 4 का गुणन, क्योंकि हमको 4 की पावर n पूछ रहा था बच्चों, तो जब हमने 4 का गुणनखंड किया तो उसमें 2 और 2 ही आ रहा है। इसका मतलब 2 तो आ रहा है उसका गुणनखंड, लेकिन 5 नहीं है। और जब तक किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों नहीं आएगा कम से कम एक बार, तब तक वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 4 की पावर n संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। n का चाहे आप कितना भी मान रखिए, ठीक है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है, तो आप n का कोई भी मान रखेंगे, कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो कभी भी वो संख्या 0 पर समाप्त होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आप जरूरी नहीं है इतना लिखिए, केवल आप ये लिख सकते हैं कि जो 4 का गुणनखंड है वो 2 की पावर m, 5 की पावर n, पावर कुछ भी हो सकता है, 2 कितनी भी बार आ सकता है, 5 कितनी भी बार आ सकता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः 4 की पावर n कभी भी संख्या जो है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है बच्चों। स्पेस शॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए बच्चों। आइए हम लोग ये एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण 2 में देखिए क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF और LCM निकालना है, आसान सा है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 2 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 और 3 1 कम 3। 20 का अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2 0, 2 पंचे 10 और फिर 5 से इसको कैंसिल कर, ठीक है। तो 6 का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 गुणे 3, और 20 का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 गुणे 5, ठीक है बच्चों। HCF कैसे निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें आप देख लीजिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, वो HCF में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये आ जाएगा। यहाँ 3 है लेकिन नीचे नहीं है, और यहाँ 2 और 5 है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब HCF क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 2 हो जाएगा। और LCM के लिए लघुत्तम समापवर्तक, इसके लिए बच्चों जो कॉमन है वो भी एक बार लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में, वो भी एक बार लिखा जाएगा। तो 2 ये कॉमन हो गया जिसको एक बार लिखना है, ये 2 एक बार लिखा जाएगा, ये 3 और ये 5, ठीक है। जो कॉमन है वो भी एक बार, जो कॉमन नहीं है वो भी एक बार लिखा जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। तो बच्चों यहाँ पर हमारा LCM क्या आ गया, LCM आ गया 60, ठीक है। एक और तरह से इसको हम निकाल सकते थे बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। यहाँ से भी निकाल सकते थे, कैसे, अगर हमको पहली संख्या क्या पता है, 6 है, दूसरी संख्या क्या है, 20 है, और यहाँ पर बच्चों क्या है, देखिए HCF हमने पहले ही निकाल लिया था 2, और गुणे LCM। अगर LCM हमको फाइंड करना है तो 2 को डिवाइड में लाइए, LCM बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 20, और 2 कहाँ आ जाएगा, भाग में।
ठीक है, 2 से कैंसिल कर दो, 2 दहम 20। अब एलसीएम देखिए कितना आ रहा है, 10 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा 7। तो बच्चों अगर HCF आया है तो एलसीएम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हालांकि आसान सा है बिल्कुल, यहाँ से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। बच्चों इस क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल दिया HCF और LCM। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब उदाहरण 3 एग्जाम्पल 3 सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। बच्चों देखिए क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, ठीक है, वो 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और उसके बाद आप LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं और HCF के बाद हम लोग LCM ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 96 है, इसका फैक्टर करते हैं, 2 से कैंसिल करिए, 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, ठीक है, और 3 एकम 3, ये हो गया। और अगर 404 यानी 4 से 4 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर अगर फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 0 2, 2 से फिर कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 0 और 1, ठीक है, 1 0 1। अब ये आ गया। अब बच्चों ये देखिए किसी संख्या से कैंसिल होगा, यहाँ पर ये किसी संख्या से कैंसिल होगा नहीं होगा बच्चों, 101 से ही डायरेक्ट ये कैंसिल होगा। 100 मतलब आप इसको 101 से ही विभाजित कर सकते हैं, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 96 का जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 5 बार आया हुआ है, ठीक है, और 3, और 404 का जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 2 गुणे 101। बच्चों कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, वही HCF बनेगा। उभयनिष्ठ 1 यहाँ 2 यहाँ 2, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, फिर से ये 2 फिर से 1 2, बाकी 2 आए हैं लेकिन वो इसमें नहीं है, इस वाले में, और 101 यहाँ आया है तो ऊपर नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2। इट मीन्स कि HCF कितना आ जाएगा 4। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, LCM भी निकालना है। तो आपको अभी हमने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, पहली संख्या क्या है 96, दूसरी संख्या क्या है 404, HCF आपका क्या आया है 4 और LCM आपको निकालना है। तो LCM के लिए आप क्या करेंगे, 4 को डिवाइड में ले जाएंगे, 96 इंटू 404 अपॉन 4, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 101। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96 इंटू 101, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 96 और 96, ये आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, 9696 9696, ये आपका LCM आ गया बच्चों, ये आपका HCF था। ठीक है, और हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी LCM निकाल सकते थे, जो कॉमन होता उसको एक बार, और जो कॉमन नहीं होता या उभयनिष्ठ नहीं होता उसको भी एक बार लिख करके वहां से भी गुणा करके हम LCM निकाल सकते थे। दैट्स इट, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण ये हमारा 4 है, ठीक है, एनसीईआरटी का कह रहा है संख्या 6 और 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहला काम क्या है, तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 है ना, संख्या 6 है, इसका आप अभाज्य गुणनखंड करिए, ये आया। ठीक है, इट मीन्स जो 6 है इसका अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो क्या मिला 2 इंटू 3। ठीक है,
और 72 है, इसको सॉल्व करिए। 36 आया, 18 आया, 9 आया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आ गया। 72 का क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ 2 की पावर 1 है इंटू 3 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। और अब 120 का करीब, ये आ गया 60, ये आ गया 30, ये आ गया 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसका क्या आ गया बच्चों, 120 का आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कितने टाइम्स है 2, 3 टाइम्स है, और इंटू 3 1 टाइम्स है, और 5 भी 1 टाइम्स। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार तो वो संख्या लिखी ही गई है। बच्चों यहाँ पर हमको क्या चाहिए, HCF और LCM। देखिए, एक और नई चीज आपको नया कॉन्सेप्ट समझाते हैं बच्चों। आप ये HCF के लिए या तो आप कॉमन उभयनिष्ठ देख लीजिए, जो तीनों में हो वो। अब यहाँ 3 संख्याएं दी है ना, तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या मैच कर रही हो, मतलब कॉमन हो तीनों में, वो HCF बनता है। जो तीनों में कॉमन हो एक बार लिखा जाएगा, और अगर कॉमन नहीं है तो उसको भी एक बार लिखा जाना है LCM में। तो या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी जो संख्या है, ठीक है, उसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर आप HCF में लिखेंगे तो उसमें सबसे छोटी घात, उस संख्या का जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का सबसे छोटी घात लिखी जाती है, जो कि कॉमन होनी चाहिए तीनों में। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान देना है कि जब आप LCM में देखेंगे तो LCM में उस संख्या की सबसे बड़ी घात, ठीक है, लिखी जाएगी। तो अब आपको तीनों में देखना है, यहाँ पर HCF क्या आएगा। ठीक है, HCF क्या आएगा, तो HCF इसमें देखिए, आप देखेंगे 2 यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है 2, यहाँ पर 3 है 2। तो जो कॉमन हो सब, मैंने क्या कहा, संख्या जो ये गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ 2 3 बार, यहाँ 2 3 बार, तो हमने क्या कहा, छोटी घात सबसे HCF में आता है। ठीक है, और चाहे ऐसे समझ लीजिए कि जो कॉमन हो तो केवल 1 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 यहाँ 2, बाकी यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन इनका नहीं मिल रहा है तीसरी संख्या में। तो 1 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCF में ये लिखा जाएगा। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये भी कॉमन हो गया। बाकी यहाँ पर तीनों संख्याओं में ऐसा कॉमन संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे छोटी घात लिखी गई है HCF में, तो इसका क्या निकल गया HCF 6। बच्चों LCM में इसी तरह देखिए, LCM में हमने क्या कहा कि जैसे 2 आया हुआ है तो कितनी बार है 2, सबसे बड़ी घात 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, सबसे बड़ी घात क्या है 2 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद 3 आया है, तो 3 की सबसे बड़ी घात कहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सबसे बड़ी घात 2। ठीक है, 3 की सबसे बड़ी घात 2। 5 तो कहीं नहीं आया है, यहाँ पे आया है, और 5 की सबसे बड़ी घात क्या है 1। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 पूरे 2, 3 बार ये है, ये 3 को 2 बार लिखना है, और 5 एक बार। सॉल्व करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और यहाँ पर 5 3 15, कितना हो गया 15 चौको 60, 6 आया, 15 दूनी 30, और 6 36, ये हो गया बच्चों LCM। ठीक है, इस तरह से आप HCF और LCM, HCF में जो जितनी भी संख्याएं आई हैं उनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो सबसे छोटी घात होगी वो आपको लिखना है, और 3 यहाँ पर LCM में क्या होगा, सबसे बड़ी घात लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, ठीक है, सबसे बड़ी घात का गुणनफल किसमें आता है LCM में, और सबसे छोटी घात का गुणनफल किसमें आता है HCF।
ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों इस तरह से हमने उदाहरण 4 कंप्लीट किए और अभी भी कुछ उदाहरण हैं जिनको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और बच्चों ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, तो इनको जरूर आप हल करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और जो वीडियो एक्सरसाइज के हैं उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो समझ में आ रहा है हमने जिस तरह पढ़ाया है आप सभी को, ठीक है बच्चों, तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब